नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे। पहली खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई है, जहां संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। फिर बात दूसरी खबर की करेंगे। आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन है। फिर नजर डालेंगे तीसरी खबर पर, जो कि उत्तराखंड से है। सिलक्यारा टनल का काम इसी महीने से फिर से शुरू हो सकता है। आखिरी में रुक करेंगे अपनी चौथी खबर की तरफ, जो कि बिजनौर से सामने आ रही, जहां मामूली विवाद के कारण गोलीबारी हुई है, जिसमें एक की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और 17वीं लोकसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र शुरुआत होते ही हंगामे के बीच बता दें कि संसद में सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताली बजाकर शानदार स्वागत किया। सपा के सांसद दानिश अली मॉनसून सत्र में भाजपा सदस्य रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए सोमवार को गले में तख्तियां लटकाकर लोकसभा में पहुंचे, जिस पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 21 महत्वपूर्ण बिल पेश करने की तैयारी है। तो संसद की कार्यवाही आज से शुरू हुई है, और ऐसे में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई 10 मिनट के अंदर हंगामे की भेंट चढ़ गई। स्थगित करना पड़ा 2 बजे तक के लिए, और यही तकरीबन 2 बजे में भी नजर आया। और ऐसे में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों की कार्यवाही इसी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का स्वागत तालियों के साथ किया गया, और इसी के साथ नारे भी लगाए गए। तीसरी बार मोदी सरकार, इस तरीके के नारे से राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा गूंजा। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अजय, कई ऐसे बिल हैं जो कि सदन के पटल पे रखे जाने हैं। आज पहला दिन था, आज तो हंगामा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद से भी 10 मिनट, मात्र 10 मिनट से कम ही संसद की कार्रवाई चली होगी। बिल्कुल स्वीटी, देखिए बता दें कि जिस तरह से कल से आसार लगाए जा रहे थे, जिस तरह से बीजेपी 3 राज्यों बंपर जीत की है, उसको लेकर सदन में जैसे स्थगित सदन चालू किया गया, दोनों सदनों में हंगामे की भेंट चढ़ा लगातार। जिस तरह की विपक्ष को हजम नहीं हो रहा था, वो बार बार यही बात चली कि आखिरकार 3 राज्यों में जीत होने के बाद सदन में इस तरह की बातें करना, मोदी की वाहवाही करना, मोदी का सम्मान करना। मोदी ने भी लगातार सदन के अंदर सभी को आह्वान किया कि सभी सांसद आए और शांतिपूर्वक से यहाँ पर बैठे और बात सुने, और जो बिल हम लेके आ रहे हैं उन बिलों को पूरी तरह से पास किया जाए। यानी लगातार कहीं ना कहीं वही चलता रही जो पिछली बार रहता था कि सदन न चलने देंगे, न बात सुनने देंगे, और सत्ता पक्ष को बराबर बदनाम करते रहेंगे। तो वही आज फिर देखने को मिला। 2 बजे के बाद भी वही चर्चाओं में रहा, लेकिन अभी दोबारा से अभी सदन चल रही है। देखना यह हुआ कि अब कितनी देर और चलेगी, क्योंकि 7 बिल ऐसे हैं और 11 बिल भी अलग से हैं। जो पुराने बिल हैं वो आज भी पास किए जा सकते हैं कई 2-3 दिन के अंदर, और जो 7 बिल नए आए हैं उसको लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं। उधर खड़के अपनी मीटिंग ले रहे हैं, अपने जो विपक्ष के सांसद हैं, जो उनके सहयोगी हैं, उनकी भी अलग से मीटिंग की जा रही है। लगातार किस तरह से बीजेपी को घेरा जाए, किस तरह से इस सदन को ना चलना जाए। तो कई ऐसे बिल भी हैं जो पास हैं, और सीधा सीधा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखिए देश के हित की बात है, और उसके अनुसार उनको ही अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए, और जो समाधान है वो निपटना चाहिए, और शांतिपूर्वक से वार्ता करनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं अजय, जिसको लेकर इस बार संसद में विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है? सुविधा देखिए, कई अगर बात करें एनआरसी की बात करें, यूसीसी की बात करें, और की बात करें, जनसंख्या की गणना की बात करें, और जनसंख्या योजना की बात करें, कई और ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन जो नए 7 जो बिल हैं उनका जो नाम सामने आ रहा है वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार ऐसे कौन से वो 7 बिल हैं जो तक जो है लगातार हंगामे को लेकर के चर्चाओं में। हो सकता है कि अब शायद शाम तक कोई क्लियर सामने आएगा कि कौन से बिल हैं जिसको लेकर के लगातार जो पक्ष है वो लगातार इसको विरोध करता नजर आ रहा है, सदन को तागिद करने की लगातार वहाँ पे शोर मचाना किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस समय जो सदन है वो तकरीबन 18 से 19 बिल जो है सदन के पटल पे रखे जाने ही हैं। तो ऐसे में अजय, कौन से बिल जो है सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, इसमें एनआरसी सबसे महंगा है, क्योंकि हमने ने पहले ही कहा था एनआरसी को हम लागू करके रहेंगे और इसमें फाइनल होगा। यूसीसी की बात भी करें, यूसीसी को भी लागू करने की बात करें, जो जनगणना है जो उसको लेकर भी। तो देखिए कई और मुद्दे ऐसे हैं जो 19 बिल इस बार सदन में पास होने हैं, जो पहले से ही लिस्ट तैयार है। तो लेकिन यही होगा जो मुद्दा होगा कि एनआरसी
यूसीसी और सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर के। तो देखना ये होगा कि अब क्या इन बिलों को पास करा पाएंगे बीजेपी या नहीं करवाएगी, क्योंकि लगातार जो पक्ष है वो लगातार, लेकिन जो विपक्ष है वो इस पर हंगामे में लगातार, क्योंकि आज भी इसी तरह से हंगामा काटा गया और उसको स्थगित कर दिया गया, फिर दोबारा से चालू की गई। तो लेकिन बीजेपी चाहती है कि जो देश में अंदर जो 5 राज्य में चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी का भी अनुरोध रहा, 3 राज्यों में सरकार बनाई गई है। तो 2024 जो है वो एक अहम मुद्दा माना जा रहा है इसके अंदर, यानी कि जैसे कि इसमें बम्पर जीतती है वो 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री इसी सदन में पहुंचेंगे। इसको लेकर भी इस समय जो विपक्ष है वो चिंतित है कि आखिरकार ऐसा क्यों और किस तरह क्यों ना हम इस सदन को, क्योंकि 22 दिन का समय है और 22 दिसंबर तक ये सदन चलेगा। वहीं अगर बात करें राघव चड्ढा भी 115 दिन के बाद लोग राज्यसभा में वहाँ पहुंचे हैं। तो देखिए वो भी क्या उधर ही बात करें तो साथ साथ में जो संजय सिंह है उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे। देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय सदन में चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। और आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की तारीख समाप्त हो गई है, जिसके साथ ही संजय सिंह को दिल्ली की राज्य रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है संजय सिंह की, अब कहीं से भी उनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हो चाहे मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, जिस तरीके से सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया, जब पूछताछ की जा रही है हर बार ये अपनी बेल डालते हैं लेकिन कोर्ट उसका रद्द कर देता है, क्योंकि इनके पास कोई तथ्य नहीं है। कोर्ट बार बार यही मांगता है कि आप अपने प्रमाण दीजिए कि आपने गलत नहीं किया है, लेकिन लगातार सीबीआई ईडी का जो सबूत है वो बहुत है, वो बार बार वही पेश किया जाता है। लेकिन संजय सिंह लगातार ये कहते हैं मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है, लेकिन वही चीज सामने करे कोई भरे कोई। लेकिन जो मेन मुखिया हर कोई कहता है कि इसमें पीछे नाम भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम आया था कि वो भी इसमें वो कोई फाइल होती थी उनके माध्यम से होती थी। तो देखिए कहीं ना संजय सिंह की मुश्किलें फिर 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई हैं। उसके बाद भी हो सकता है क्या, क्योंकि संजय सिंह के जो वकील है बाबा एक ही दलील देते हैं कि संजय सिंह निर्दोष है, उन्होंने कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि उनको किसी भी चीज में इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन उनके पास कोई सबूत अभी तक ऐसे नहीं पेश कर रखा जिसके सामने कि वो साबित किया कि ये निर्दोष है। तो लेकिन सीबीआई लगातार कहती है ये मामले सामने, क्योंकि इन्होंने कई ऐसी दस्तावेज भी सामने आए हैं जिससे कि संजय सिंह की मुश्किल और आने वाले समय में बढ़ सकती है इस बार। अच्छा, जो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से सबूत है जिसके आधार पर लगातार न्यायिक हिरासत संजय सिंह की बढ़ रही है? बिल्कुल छूटे गए संजय सिंह के कई ऐसे मामले सामने हैं, चार्जशीट ट्रांसलेशन और कई इनके जो लेनदेन के फोन ट्रैक की बात की गई है, फोन के अंदर से कुछ मैसेज भी इसमें सामने आए हैं। जो इनके सहयोगी थे जो संजय सिंह के साथ थे उससे हुई थे, जिन्होंने केजरीवाल को से मिलवाया था, जो इनकी मीटिंग होती थी, वो सारे सबूत सीबीआई के पास है। तो उन तथ्यों पर सारी सामने आ रहा हो, जो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या केजरीवाल हो, राघव चड्ढा हो, इन सबके साथ की भी जो कॉल डिटेल सीबीआई के पास थी और इनकी जो बैठक थी, कहाँ कहाँ इनकी मुलाकात होती थी, उनकी भी ट्रेसिंग है। तो कई ऐसे सबूत हैं, सबूत है जो कोर्ट के सामने है, तो जो कि इनको जमानत नहीं मिल पा रही है। लेकिन यही होगा कि बार बार कि हम ईमानदार है, ईमानदार के तथ्य पर कोई कोर्ट सबूत नहीं देता है, क्योंकि कोर्ट को हमेशा सबूत चाहिए, उसके बाद ही कुछ होता है। लेकिन वही है कि हम ईमानदार है, तो ईमानदार कहने से कोई भी बाहर नहीं आता। हर कोई आदमी यह कहता कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, लेकिन जब सबूत होते हैं तो कोर्ट को भी दिखता है कि सबूत है, लेकिन उसके बाद भी झूठ बोलता है। तो देखना यही होगा, क्या लगता है कि इन जो मनीष सिसोदिया की बात कर लें और संजय सिंह की बात कर लें, क्या इनको जमानत मिल पाएगी या नहीं पाएगी, क्योंकि हमेशा इनकी अपडेट बढ़ती नजर आती आ रही है और वकील भी इनके बार बार कहीं ना कहीं निराशा लौटते नजर आते हैं। अच्छा, दिवाली के पहले से संजय सिंह जेल में बंद है और ऐसे में लगातार उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है। हम लगातार अपडेट भी दे रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन बात कीजिए तो ऐसी कौन सी पूछताछ है, ऐसे कौन से सवाल अब तक उनके समक्ष रखे जा रहे हैं अजय, जिनके जवाब देने में या तो संजय सिंह नाकाम रहे हैं या फिर ईडी और सीबीआई अपनी जांच सही तरीके से नहीं कर पा रही है? पूछताछ उनके समक्ष ऐसे कौन कौन से सवाल रखे गए हैं? देखिए श्रुति, सवाल बहुत है। पहले भी बताया कि जिनकी फुल डिटेल है, व्हाट्सएप है, मीटिंग है, लोकेशन है, और साथ साथ में अगर बात करें संजय सिंह जब जवाब लिया जाता है कोर्ट के अंदर, तो संजय सिंह हमेशा उल्टे सीधे जवाब देते हैं जज के सामने कि हमें ऐसा नहीं है वैसा है। कई ऐसी समस्या भी सामने खड़ी आते हैं, क्योंकि पिछली बार जब पेश किया था राउंड कोर्ट से, तो उन्होंने साफ साफ कहा था
कि कुछ जो हमारे देश दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल में उनका कोई बड़ा हमला होना, उसको जी लेकर भी बिल्कुल, अब चर्चा में देखना होगा 11 तारीख को क्या कुछ निकल के सामने आता है। धन्यवाद आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। और 41 मजदूरों के 17 दिन तक कैद होने के बाद चर्चाओं में आई उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य भूगर्भीय सर्वे सेफ्टी ऑडिट के साथ इसी महीने से शुरू होगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि NHIDCL ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभय कैंतुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभय, कब तक कहा जा रहा है ये काम शुरू होगा और क्या इससे पहले चेकिंग होगी? कोई चेतावनी, कोई सावधानियां? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी जनपद के सिलक्यारा में जो ये टनल बन रही है ऑल वेदर राम परियोजना के तहत, उसका काम अब इसी माह से फिर से पुनः शुरू होने जा रहा है। जो निर्माणाधीन जो कंपनी है जो इस काम को देख रही है NHIDCL, उनकी तरफ से जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही भूगर्भीय सर्वे यहाँ पर कंप्लीट होगा, जो सेफ्टी जो मानक हैं, जो सेफ्टी ऑडिट होना है, वो जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, उसकी जांच प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी, उसके बाद सिलक्यारा टनल्स में जो बचा हुआ जो काम है उस काम को पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि 4.5 किलोमीटर की जो लंबी सुरंग है, जिसका काम अभी भी ये कह सकते हैं कि लगभग 450 मीटर का काम होना बाकी है बड़कोट की तरफ से। उस काम को पूरा करने के लिए अब ये पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। साथ ही जो सुरंग के भीतर जो मलबा आया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि 41 श्रमिक 17 दिन तक उस टनल के भीतर फंसे रहे थे और 17 दिन का महारेस्क्यू अभियान वहां पर चला था, उस को हटाने का काम भी वहां पर शुरू कर दिया जाएगा और उसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी वहां पर कर ली गई है। इंजीनियरों की टीम वहां पर लगातार सर्वे कर रही है। जो इसके अलावा जो नुकसान वहां पर हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, यानी जिन वजहों से ये खतरा यहाँ पर हुआ था, जो सुरक्षा की जो लापरवाही वहां पर कही जा सकती है, उन सभी मानकों को दूर करने का काम अब यहाँ पर किया जा रहा है। उन सभी लापरवाहियों को दूर किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा ये कह सकते हैं कि जो सेफ्टी ऑडिट की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके अलावा अब ये कह सकते हैं कि पूरे सुरंग में जो निर्माण काम में जो सुरक्षा के जो मानक होंगे, उन मानकों के साथ इस निर्माण काम को आगे बढ़ाया जाएगा। निर्माणाधीन कंपनी के जो निदेशक हैं अंशु मलिक खड़गे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे ही सेफ्टी ऑडिट कंप्लीट होगा, केंद्र की तरफ से क्लीन चिट यहाँ पर मिलेगी जांच एजेंसी की तरफ से, उसके बाद इस निर्माणाधीन जो सुरंग है जिसका काम अभी होना बाकी है, उसका काम इसी माह से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि अभी एक कंपनी जिस प्रकार से काम कर रही है, इसके अलावा इनके सभी जांच मानकों को करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। कोशिश यही है सरकार की कि जैसे ही जो कोई इस विषय कह सकते हैं इस घटना में जो लापरवाहियां रही होंगी, उनको दूर करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अगर कोई दोषी होता है तो फिर उस दोषी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल वही है कि राज्य के भीतर जिस प्रकार से विभिन्न परियोजनाएं यहाँ पर जिस समय प्रस्तावित है या संचालित जो चल रही है, अगर उनमें इसी प्रकार से लापरवाहियां होती रही, सरकार उनके खिलाफ कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं अपनाएगी, उनके खिलाफ सख्त मानक नहीं निर्धारित करेगी, तो फिर ऐसे बड़े हादसे यहाँ पर होते रहेंगे जो उत्तराखंड राज्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अभी एक सिर्फ मात्र ये कह सकते हैं कि इंतजार इसके सेफ्टी ऑडिट का है। और सेफ्टी ऑडिट में क्या कुछ निकल कर आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सिलक्यारा टनल पर जिस प्रकार से सुरक्षा के मानकों की धज्जियां उड़ाई गई थी, जो लापरवाही वहां पर बरती गई थी, वो एकमात्र ये कह सकते हैं कि अंदेशा, ये कह सकते हैं कि एक संकेत है आने वाले समय के लिए कि अगर इसी प्रकार से निर्माण परियोजनाओं में लापरवाही बरती गई तो फिर बड़ा खामियाजा भी उत्तराखंड के भीतर बड़े नुकसान के रूप में उठाना पड़ सकता है। जी, जिस कॉन्ट्रैक्टर को टनल बनाने का कार्य दिया गया था, क्या दोबारा से वही कार्य शुरू करने जा रहा है या किसी और के हाथ में दे दिया गया है ये कार्य? अभय, बिल्कुल, अभी फिलहाल ये समझा जा सकता है कि जो NHIDCL कंपनी है वही इस काम को पूरा करेगी। उनके डायरेक्टर की तरफ से साफ तौर पर इस बात की पुष्टि यहाँ पर कर दी गई है कि बाकी जो बचा हुआ काम है, यानी टनल्स के भीतर मलबे हटाने का जो नुकसान जहां पर ये मलबा आया था, उस नुकसान उसकी भरपाई करना और बाकी जो सुरंग का लगभग 450 मीटर का हिस्सा जो बचा हुआ है खुदाई करने के लिए, वो पूरा काम यहाँ पर NHIDCL ही की तरफ से किया जाएगा। उसके लिए इंजीनियरों की टीम वहां पर तैनात है, कर्मचारियों से लगातार बातचीत हो रही है और ये कह सकते हैं कि जो अभी कर्मचारी वहां पर मौजूद है वो टनल्स के भीतर या दूसरे जो छोटे काम है यानी सेफ्टी ऑडिट जिससे प्रभावित ना हो, उन कामों को करने का काम वहां पर कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी फिलहाल कोई दूसरी कंपनी इस काम को नहीं करेगी, बल्कि जिस कंपनी के पास ये काम था NHIDCL के पास, वही इस काम अधूरे काम को पूरा करने का काम करेगी। जी,
ये बहुत जरूरी हो जाता है अभी कि जो सावधानियां पहले नहीं बरती गई थी वो अब जब काम फिर से शुरू होने जा रहा है उसको देखा जाए। और ना सिर्फ सिलक्या टनल, न जाने ऐसे कितने टनल बन रहे हो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड और ऐसे में सारे कामों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बिजनौर के गांव कुआखेड़ा खदरी में मेड़ पर खड़े विवादित पेड़ काटने को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से एक परिवार पर गोलियां बरसा दी। बता दें कि गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई जबकि उसके माता पिता और भाई गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पिस्टल के साथ दबोच लिया है, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद बिजनौर में थाना बड़ापुर में कुआखेड़ा गांव में पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 12:30 बजे के आसपास जो हल्का इंचार्ज के पास। वहां पे जो ज़मीन की पेड़ काटने के लिए विवाद के लेके दो लोग पड़ोसी के बीच में लड़ाई हुआ था, उसके लेके तो मौके पर पुलिस पहुंचने में पता चला है वहां पे जो आरोपी है उसने अपना लाइसेंसी वेपन से गोली चलाया है। उस पर जो पीड़ित है जो मजरूबी उनके 4 लोग का चोट लगी है। उस पर तो एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, वो हॉस्पिटल में घोषित हुआ है और बाकी 3 लोग की इलाज हो रही है। बाकी तीनों का कंडीशंस ठीक लग रहा है, अभी स्टेबल है, कोई क्रिटिकल नहीं, आउट ऑफ डेंजर कर रहा है हॉस्पिटल में। फिर भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो 2 लोग उनका जो मृतक का पापा और मम्मी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हो रही है और दूसरा और एक उसका भाई है वो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उनके भी हायर सेंटर रेफर कर सकते हैं। जहीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या है ये पूरा मामला और क्या पुलिस ने उसके साथियों को पकड़ा है क्योंकि आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के कुआखेड़ा का मामला है जहां पर भूपेंद्र टीवी एक्टर है। उनका लगभग 100 एकड़ से बड़ा एक फार्म है और पास में ही गांव के ही रहने वाले गुरदीप सिंह का लगभग 30 बीघा का खेत है। दोनों में काफी दिन से पेड़ को लेकर के विवाद चल रहा था। गुरदीप सिंह ने 19 तारीख को और 24 तारीख को पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस, उनका कहना है कि पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाकर कल फिर इन दोनों में पेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया। गुरदीप सिंह का पूरा परिवार, उसके 2 बेटे, पत्नी और वो खुद मौके पे गया और उसने पेड़ काटने का विरोध किया। तो इसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी होगी, मारपीट हो गई दोनों पक्षों में। आरोपी जो टीवी एक्टर है भूपेंद्र, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिससे गुरदीप सिंह के एक बेटे की मौत हो गई, जबकि खुद वह और उनकी पत्नी और एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। सबको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने जो आरोपी भूपेंद्र है और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जो लाइसेंस से रिवॉल्वर था उसको भी बरामद कर लिया है। पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात की जा रही है। जी तो क्या बंदूक लाइसेंसी था? बिल्कुल, रिवॉल्वर लाइसेंसी था और लाइसेंस के रिवॉल्वर से ही फायरिंग की गई है। पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है और लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए भी रिपोर्ट भेजी जा रही है। जी तो ये मामला कब से चला आ रहा था? इस पे क्या पहले भी इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आई है जहीर? बिल्कुल, देखिए जो पीड़ित है उसका साफ तौर पर कहना यह है कि 19 नवंबर को उसने पुलिस से शिकायत की थी। पहले भी वहां गाली गलौज हुई थी, पेड़ काटने का लेकर के विरोध उसने जताया था, उसके साथ उसका बदतमीजी की थी। फिर 24 तारीख में भी इस मामले को उसने पुलिस के सामने रखा था। पुलिस ने महज इस पूरे मामले में जो है मुचलका पाबंदी की कार्रवाई की थी, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते क्योंकि जो टीवी एक्टर है जो भूपेंद्र वो पैसे वाला आदमी है और सामने वाली जो दूसरी है जिसका मरा है वो गरीब लोग हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि पुलिस ने दबंगई, जो दबंग लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी दबंगई के चलते गरीब की मदद नहीं की। जी तो पुलिस कब तक कह रही है आरोपी को पकड़ लेगी? फिलहाल देखिए जो मुकदमा लिखवाया गया है उसके हिसाब से पुलिस ने 2 लोगों को, जो मुख्य आरोपी है वो और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी पुलिस जांच की बात करेगी, जो अन्य लोग इसमें शामिल होंगे घटना में सबको गिरफ्तार किया जाएगा, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो दिल्ली के पंजाबी बाग में फरीदकोट से पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के घर के सामने गोलीबारी की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दो युवकों को फायरिंग करते देखा जा सकता है। बता दें कि पूर्व विधायक के घर पर गोलीबारी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ के लिए जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर कुछ खाली कारतूस भी पुलिस को मिले हैं। तो वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती पूछताछ के सामने आया कि ये लोग पैदल आए और घर के सामने हवाई फायरिंग करके चले गए। फिलहाल इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि व्यापार में कर्ज और नुकसान होने का कारण खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। हालांकि कारोबारी ने घर में सुसाइड से पहले सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें सुसाइड नोट में खुद को कर्ज तले दबे होने की वजह बताई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।